तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस का। तो पहले तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था पार्ट 1 में, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस का क्वांटम से आप सभी का क्वेश्चन टिक करा दिया था। अब यह है हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वांटम से टिक कराए थे उन्हीं क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करेंगे अपने नोट्स के माध्यम से। तो फ्रेंड चलिए, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और मेरे ऊपर विश्वास और थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा और वीडियो पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा। अगर आप पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किए हैं, 195 स्टूडेंट हैं, तो अगर आप हमारे इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के जाते हैं तो आपके NAS सब्जेक्ट में बैक लगने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। इस बात की मैं गारंटी 90% लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए बताने वाला हूँ फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट आज अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं अपने इस वीडियो में एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद नोड में सिंपल नोड क्या होता है और प्रिंसिपल नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है। ठीक, उसके बाद बाईलैटरल एलिमेंट क्या होता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप लोग बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक, और यूनिलैटरल एलिमेंट क्या होता है, या फिर लैम्प्ड नेटवर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, बाकी ये ओम्स लॉ और KCL एंड KVL, ये तो उम्मीद हम कर रहे हैं आप सभी को ऑलरेडी आता होगा, तो इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि ये आप सभी को आता होगा और थोड़ी सी बातें ऐसे ही अपने मतलब नॉर्मली लैंग्वेज में बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि आपको ओम्स लॉ, KCL और KVL आता ही होगा। ठीक, और सुपरपोजिशन थ्योरम से बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, नोडल एनालिसिस बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोडल जो होता है वो KCL और ओम्स लॉ दोनों को मिला करके नोडल एनालिसिस बनता है और इसी के सिद्धांत पे वर्क करता है। ठीक, और अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, जैसे कि कैसे हम लोग स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं नेटवर्क को और कैसे डेल्टा से स्टार में नेटवर्क को कन्वर्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में रेसिप्रोसिटी थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम्स क्या होता है, मिलमैन्स थ्योरम्स क्या होता है, और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र किस कंडीशन में होता है और कितना होता है। ठीक, उसके बाद लास्ट में सबसे टेलीगेंस थ्योरम। इन सभी टॉपिक को अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी जो भी टॉपिक छूट रहे होंगे उन्हें आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए। थोड़ा आप सभी को पेशेंस रख करके चीज़ों को ध्यान से सुननी है और वीडियो को पूरा लास्ट तक सीन करनी है। ठीक, और वीडियो की स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं और टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहना मतलब आप BTech कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, AKTU से, और आप चाहते हैं कि आप सभी को सभी सब्जेक्ट पर प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट ऐसे ही वीडियो मिलता रहे, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर बताना चाहूँगा, आप सबके लिए जो भी महारत में कंपनियाँ रहती हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट भी हम लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए अपना नोट्स अब लाते हैं आप सबके सामने और एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से क्लियर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप सबके सामने आ चुका है एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और चीज़ों को क्लियर करते हुए एकदम चलेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए, कंसंट्रेट हो जाइए। ठीक है, तो चलिए, एक्टिव एलिमेंट, दैट एलिमेंट विच इज कैपेबल टू डिलीवर द पावर इंडिपेंडेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट जो पावर को काफ़ी लंबे समय तक के लिए पावर को डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। ठीक, एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम बात करें एक्टिव एलिमेंट का, तो करंट सोर्स, बैटरी और वोल्टेज सोर्स, ये सभी एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। आगे आइए, दैट एलिमेंट इज कैपेबल टू इन्हेंस द पावर लेवल ऑफ ए सिंगल इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। या फिर ऐसे एलिमेंट जो पावर को बढ़ाने की कैपेसिटी रखते हैं, इन्हेंस्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसको आप लोग एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 3 तो ऊपर बताए थे, करंट सोर्स, बैटरी, वोल्टेज सोर्स और आपका SCR, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, ओपैम्प, ये सभी एक्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, और देखिए एक्टिव एलिमेंट के बारे में, इफ स्लोप dy/dx बराबर m ऑफ ए ग्राफ इन इट्स entire domain having negative value at least a single point, then the corresponding characteristics or graph is of active element। एक्टिव एलिमेंट में क्या होता है, जो इसका ग्राफ होता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे निगेटिव आएगा जरूर। ठीक है, ये एक्टिव एलिमेंट की पहचान है। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप यदि किसी एक भी पॉइंट पर निगेटिव आ जाए तो वो समझो कि संबंधित ग्राफ एक्टिव एलिमेंट का होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं एक्टिव एलिमेंट अब तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं पैसिव एलिमेंट की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम तेज़ तो चलेंगे क्योंकि हमें इतने टॉपिक कवर करने हैं, तो तेज़ तो चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको चीज़ें थोड़ी कम अगर समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लिया करिए, ठीक है। पैसिव एलिमेंट, दैट एलिमेंट विच इज़ नॉट एन एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। वह एलिमेंट जो एक्टिव एलिमेंट नहीं होते हैं वो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो द एलिमेंट विच एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल पावर एंड आल्सो नॉट कैपेबल टू इनहेंस द पावर लेवल ऑफ सिंगल इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट जो पावर को एब्जॉर्ब करते हैं और पावर को इन्हेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं उसको कहते हैं अपने लोग पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप सभी का जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है और कैपेसिटेंस होता है, ये आप सभी के पैसिव एलिमेंट कहे जाते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, दीज आर एलिमेंट आर पैसिव एलिमेंट, ठीक। और ये रहा आप सबका आगे ग्राफिकल अप्रोच। तो ग्राफ को भी देख करके आप लोग एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए इसको वीडियो को रोक करके बना लीजिए, ग्राफ के थ्रू कैसे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट में पहचान किया जाता है। तो चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाईलेटरल, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट या फिर यूनिलैटरल एलिमेंट। तो देखिए, बाईलेटरल या फिर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट क्या होता है? दैट एलिमेंट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स डिड नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज कॉल्ड बाईलेटरल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल्स आर, एल एंड सी। तो ऐसे एलिमेंट जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है तो उस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं बाईलेटरल या फिर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये सभी बाईलेटरल या फिर बाई डायरेक्शनल के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए, यूनिलैटरल एलिमेंट, दैट एलिमेंट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज कॉल्ड यूनिलैटरल और यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं यूनिलैटरल एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आप सभी का जो डायोड होता है वो यूनिलैटरल एलिमेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं बाईलेटरल और यूनिलैटरल अब तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम आगे। तो अब हम बताने वाले हैं आप सभी को नोड के बारे में। तो देखिए, नोड क्या होता है? जहाँ पे दो ब्रांच या फिर जहाँ पे ऐसा समझिए कि दो या दो से अधिक ब्रांच मिलते हैं उसको कहते हैं नोड। अब नोड क्या होता है कि दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल नोड, एक होता है प्रिंसिपल नोड। तो सिंपल नोड का क्या कॉन्सेप्ट है? ब्रांचेस तो वहाँ पे मिलेंगे लेकिन वहाँ पे करंट का डिवीजन नहीं होता है। जो करंट आएगी वह एक ब्रांच से वही दूसरी ब्रांच से वही करंट चली जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल नोड पे क्या होता है? यहाँ पे करंट का डिवीजन होता है। तो वही है नोड, दो प्रकार का, एक होता है सिंपल नोड, एक होता है प्रिंसिपल नोड। तो सिंपल नोड देखिए, ये इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट का डिवीजन नहीं होगा। जो करंट यहाँ से भी निकलेगी वोल्टेज सोर्स से वही करंट R1 से होते हुए चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो करंट इधर से आएगी वही सेम करंट R2 की तरफ नहीं जाएगी। कुछ करंट इसमें चली जाएगी, कुछ करंट इसमें चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट में असमानता है, इसलिए इसको कहेंगे प्रिंसिपल नोड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अंतर रहा सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि आपको सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड अब तक समझ में आ चुका होगा। अगर इस सर्किट में हम बोले कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड है और कितने नंबर ऑफ सिंपल नोड है, तो आपको बताना है 1 और 2। 2 सिंपल नोड है और प्रिंसिपल नोड कितने हैं? देखिए यहाँ पे एक ये दिख रहा है, यहाँ पे करंट का डिवीजन हो सकता है, ठीक। और एक नीचे भी 1, 2, 3 ब्रांच है, ठीक। तो 2 प्रिंसिपल नोड और 2 सिंपल नोड है, ठीक। तो वही सेम चीज़ हम लिखे हैं सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड की डिफिनेशंस। तो ये है किसी सर्किट का वह बिंदु, that point where two circuit element meets together is called simple node, and always remember that at simple node current is not divided, ठीक। principal node, that point where more than two circuit element meets together it's called principal node, and at principal node current divided in the nodal analysis node means principal node, ठीक फ्रेंड्स। जंक्शन की हम बात कर लेते हैं। जंक्शन इज सेम एज प्रिंसिपल नोड। तो जो प्रिंसिपल नोड होता है ना वही जंक्शन होता है। जंक्शन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक ब्रांचेस एक जगह पे कनेक्ट होते हैं, उसी पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। जंक्शन मतलब जहाँ पे करंट का डिवीजन होता है, ठीक। जंक्शन के नेम से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे दो से अधिक शाखाएँ मिले, ब्रांचेस मिले, उसको कहेंगे जंक्शन, ठीक फ्रेंड्स। तो आपका क्या क्या क्लियर हुआ? एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, नोड, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड, इतना चीज़ क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे।
हम बात करते हैं फ्रेंड्स ब्रांच की। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहेंगे, थोड़ी सी मेरी राइटिंग पुअर है ज़रूर, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एडजस्ट करके वीडियो को देखिए, थोड़ी मेरी राइटिंग पुअर है, ये हम खुद मानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ब्रांच को। ब्रांच किसको कहते हैं? ए सिंगल एलिमेंट विच इज कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड ब्रांच। एक ऐसा एलिमेंट जो दो नोड के बीचों बीच कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं ब्रांच। ब्रांच में आप ऐसा समझिए, जितने पैरामीटर्स हों वो आप सबके ब्रांच कहलाएंगे, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे एक वोल्टेज सोर्स, दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, अगर वहाँ पे कोई नंबर ऑफ ब्रांच पूछे तो 3। क्यों? क्योंकि दो रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स, मतलब अपने आप में सब ब्रांच है, तो 3 ब्रांच। ठीक, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिटी द टोटल नंबर ऑफ सिंपल नोड एंड प्रिंसिपल नोड एंड ब्रांच। तो आपको यहाँ इस वाले में आइडेंटिफाइड करना है कि सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड और ब्रांच कितने हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम सिंपल नोड की बात करें तो आपको 1, ठीक है, और 2 सिंपल नोड और 2 प्रिंसिपल नोड दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक। ये तीनों पॉइंट मतलब एक ही है, ठीक। और अगर नंबर ऑफ ब्रांच पूछे तो मैंने क्या बोला कि जितने पैरामीटर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो एक वोल्टेज सोर्स, 2 रेजिस्टेंस है, तो इसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितने होंगे? 3। तो मतलब प्रिंसिपल नोड 2, क्योंकि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं? 3 है, 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। और सिंपल नोड एक को नहीं है, क्योंकि इसको आप नहीं काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करें, क्योंकि ये चीज़ तो यहीं से आके कनेक्ट हो जा रही है ना, ये चीज़ तो यहीं से आके कनेक्ट हो जा रही है। ये पॉइंट 1 है, एक पॉइंट 2 है, मतलब ये जो अलग अलग, ये अलग अलग थोड़ी नहीं, यहाँ पे कोई ब्रांचेस थोड़ी नहीं। अगर ब्रांचेस होता तब सिंपल नोड बनता है, लेकिन कोई ब्रांचेस नहीं है। ये पॉइंट 1 है और ये सारे पॉइंट ऊपर के 1 हैं, तो इस वजह से यहाँ पे प्रिंसिपल नोड 2 होगा और नंबर ऑफ ब्रांच 3 होगा, ठीक। चलते हैं हम आगे। और ब्रांच भी देखिए कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नहीं, ब्रांच नहीं, अब मेस की हम बात करते हैं, मेस और लूप की। तो आप सबके सामने है मेस और लूप। तो मेस और लूप का पहले बताते हैं डिफिनेशन, और इनका एक बहुत अच्छा फार्मूला है जो आप सबके एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी। तो लूप की हम बात कर लेते हैं। ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट अगेन रीडिंग एट द पॉइंट इज कॉल्ड लूप। तो लूप एक ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जहाँ अगर एक पॉइंट से हम चलेंगे दोबारा उसी पॉइंट पे हम आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं लूप, ठीक। मेस इंडिपेंडेंट, it is loop which did not contain any other loop which in it called independent loop or mesh। तो देखिए, मेस को आप इंडिपेंडेंट लूप भी कह सकते हैं। मतलब मेस का तात्पर्य ये है कि मेस के अंदर कोई भी और लूप या फिर लूप नहीं बनता है, मेस अपने आप में स्वतंत्र रहता है, ठीक। मेस सबसे छोटा पार्ट है देखा जाए तो। एक फार्मूला निकल के आता है कि टोटल नंबर ऑफ लूप अगर पूछे, टोटल नंबर ऑफ लूप मतलब L पूछे, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप मतलब कि मेस टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप प्लस टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट लूप होता है, ठीक। आप सबके सामने ये क्वेश्चन है और इसमें आप सबको डिपेंडेंट लूप और इंडिपेंडेंट लूप पहचानना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2, ये जो 1 और 2 ये दिख रहा है 2, इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप कितने हैं? 1 है, 2 है और एक बड़ा वाला 3, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ लूप कितना हो गया? 3 हो गया। अगर इसमें सिर्फ मेस पूछे तो मेस 2 है, एक ए है एक 2 है, ठीक। और लास्ट में एक फार्मूला टोटल इंडिपेंडेंट लूप, मतलब यहाँ पे मेस पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा IN हम लिखे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो। टोटल इंडिपेंडेंट लूप मतलब मेस पूछ रहा है, तो B - n+1, जहाँ पे B नंबर ऑफ ब्रांच होता है, n होता है नंबर ऑफ नोड और वो +1। ये मतलब एक फार्मूला है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट लूप या फिर मेस की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? ब्रांच में से नोड को हटाना है और एक को ऐड कर देना है, ठीक फ्रेंड्स। तो आप सबके सामने फिर से क्वेश्चन, आपको यहाँ पे करना है आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ ब्रांच। तो आइडेंटिफाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं। तो मैंने बताया था जितने पैरामीटर्स जुड़े हुए हैं आप सबको टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कहे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्रांच हो गया 8। अगर हम नोड देखें तो आपको नोड दिख रहा होगा 1 2 3 4, ठीक, 4 और एक नीचे वाला कॉमन है 5। ये वाला ऐड हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऐड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सीधा ना इसी से कनेक्ट है, ये थोड़ी माना जाएगा। तो यहाँ पे नोड हो गया 5। अगर मेस इंडिपेंडेंट लूप पूछे तो आपको मिल गया ब्रांच, आपको मिल गया नोड, तो इंडिपेंडेंट लूप आप निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप बराबर ब्रांच माइनस नोड +1, तो 8 - 5 + 1 बराबर 4। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी फ्रेंड्स नहीं दिख रहा होगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या था? ब्रांच मिल गया था, नोड मिल गया था। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप आपको निकालना था, तो m बराबर B - n+1, ब्रांच माइनस नोड +1 होता है। तो ब्रांच कितना आ गया? 8 आ गया, नोड कितना है? 5 आ गया, और +1 बराबर सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप आ जाएगा आप सबका 6।
सॉरी इंडिपेंडेंट आया 4 और डिपेंडेंट कितना आएगा, तो टोटल लूप कितना है, टोटल लूप देखेंगे तो यहाँ पे 10 निकल के आएगा, ठीक। और इंडिपेंडेंट लूप है 4, तो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट लूप होगा, टोटल लूप में से 4 घटा देंगे, मतलब 10 में से 4 घटा देंगे तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आपके इतने सारे चीज़ क्लियर हो चुके हैं और हम बढ़ते हैं आगे। और आगे देखिए फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा लैंप नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है। तो पहले तो लैंप नेटवर्क देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम। देखिए जितने भी टॉपिक हम लिखे हैं आज के इस लेक्चर में बताने के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से देखिए। और जो चीज़ें हम बता रहे हैं नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। जो आप सबके फ्रेंड्स पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करते हैं, 1 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ के अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, उनको जरूर ये वीडियो हमारा शेयर कीजिएगा, ठीक। तो लैंप नेटवर्क की चलिए हम बात करते हैं। दोज नेटवर्क इन विच पैरामीटर कैन बी separable and can be represent independently is called लैंप नेटवर्क। तो ऐसे नेटवर्क जिसके पैरामीटर्स सेपरेटली होते हैं और उसको इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है, उसको कहते हैं लैंप नेटवर्क। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी देख लीजिए, KVL एंड KCL बोथ आर एप्लीकेबल इन लैंप नेटवर्क। तो लैंप नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जहाँ पे KVL और KCL दोनों ला अप्लाई होते हैं, ठीक। तो आप सबके सामने है ये लैंप नेटवर्क। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की। तो फ्रेंड देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है कि दोज नेटवर्क इन विच पैरामीटर कैन नॉट बी सेपरेटली और कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ऐसा नेटवर्क जिसके पैरामीटर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता और इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है, इसमें KVL KCL रूल अप्लाई नहीं होता है। एग्जांपल्स के तौर पे केबल्स, ट्रांसमिशन लाइंस, ये आपको ये जो है ये एग्जांपल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का, ठीक। तो RLC दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ केबल। तो ये भी देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का एग्जांपल्स हैं। और ओम्स लॉ और KVL KCL तो ये तो आपको आता होगा ना, तो ऐसे चलिए हम बता देते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है कि आपकी सभी अगर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कि ताप दाब, ठीक है, वो सभी कांस्टेंट है, तो किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस लगने वाला वोल्टेज उसमें फ्लो होने वाली करंट के समानुपाती होता है। तो V प्रोपोर्शनल I हो जाता है। प्रोपोर्शनल का नियतांक जब हटाएंगे आप लोग तो वहाँ उसी जगह पे R आ जाता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है V/I या फिर V बराबर I × R। ये हो गया आप सबका ओम्स लॉ। और रही बात KVL KCL की, तो चलिए KVL की हम बात कर लेते हैं। जो KVL होता है उसका पूरा नेम होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और KVL जो होता है ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है KVL में क्या होता है कि कोई एक क्लोज लूप है और उसमें कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उस रेजिस्टेंस में से जो भी करंट जाएगी उस करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, और ऑलरेडी उस लूप में अगर वोल्टेज सोर्स वगैरह लगे हुए हैं तो उनके पोलैरिटी के साथ उनका एडिशन जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक। ये आप सबका रहा KVL। और हम बात करते हैं KCL का। तो KCL देखिए क्या है कि ये इसका जो प्रिंसिपल होता है ये बेस्ड होता है चार्ज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिद्धांत पे बेस्ड होता है ये। KCL की बात कर रहे हैं, KCL का पूरा नेम होता है किरचॉफ करंट्स लॉ। इसमें क्या होता है कि किसी एक नोड पे, प्रिंसिपल नोड्स पे आने वाली करंट का योग जाने वाली करंट के योग के बराबर होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो आपको क्या क्लियर हुआ, ओम्स लॉ, KVL KCL। तो अभी तक देखिए हमने क्या क्या चीज़ें हम बता चुके हैं। एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, नोड, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड, ब्रांच, लूप, मेश, बाइलेटरल एलिमेंट या फिर इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, यूनिलैटरल एलिमेंट, लैंप नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ओम्स लॉ, KCL KVL, इतने सारे चीज़ हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बताएं तो ये कवर नोड, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड, ब्रांच, लूप, मेश, उसके बाद बाईलेटरल एलिमेंट, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, बाई यूनिलैटरल एलिमेंट, लैंप नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ओम्स लॉ, KCL KVL, इतने चीज़ हम कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम्स, नोडल एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम्स, मेलमैन थ्योरम्स, स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म और टेलेगेंस थ्योरम की तरफ। तो
चलिए फ्रेंड्स, अगर देखिए फ्रेंड्स, इतना मेहनत हम आप सबके लिए कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूं और आप सबके लिए कंटिन्यू ऐसे ही मेहनत करता रहूं हमेशा। तो देखिए, थ्योरम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई अगर करंट सोर्स दिया हुआ है और उसको वोल्टेज सोर्स में बदलना है, या फिर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उसको करंट सोर्स में बदलना है। तो देखिए, कहीं भी अगर करंट सोर्स दिया हुआ है, अगर उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार होता है तो उस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और उस रेजिस्टेंस को इसके सीरीज में ऐड कर देते हैं, जो भी वोल्टेज सोर्स बन के आता है। ठीक, IRS, और पॉजिटिव चिन्ह ऊपर लेते हैं जिधर तीर का निशान है। ठीक, ये होगा आप सबका करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब नीचे है आप सबका वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि इसके अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और कोई वोल्टेज सोर्स है, आपको करंट सोर्स में बदलना है, तो इसी रेजिस्टेंस का इस वोल्टेज सोर्स में डिवीजन कर दीजिए और जिधर प्लस है उधर आप तीर का निशान कर दीजिए करंट के डायरेक्शन का, और इसके पैरेलल में वही जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस है उसको ऐड कर दीजिए। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट रहा वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का। तो फ्रेंड देखिए, कमेंट करके बताइएगा क्या चीज़ें जो बता रहे हैं हम सब समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आपको कुछ लग रहा हो कि मुझे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो भी कमेंट करके बताइएगा, सजेशन दीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो में आपके सजेशन को जरूर फॉलो करेंगे। देखिए, पीछे कुछ लड़कों ने शिकायत किया था कि हम अपना इंट्रोडक्शन जो होता है स्टार्टिंग का बहुत ज़्यादा लंबे समय तक देते हैं, तो उसको हम फ्रेंड्स सुधारे हैं, उनको एकदम हम कम कर दिए हैं, एकदम बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर अब भी आपको कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम तो नोडल एनालिसिस, तो नोडल एनालिसिस तो आप सभी को आता होगा। चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं पहले हम। तो नोडल एनालिसिस की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, एक क्वेश्चन है नोडल एनालिसिस, तो क्वेश्चन के सिद्धांत पे ही सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें नोडल एनालिसिस जो होता है फ्रेंड्स, आप सबका KCL और ओम्स लॉ पे बेस्ड होता है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक प्रिंसिपल नोड है, तो प्रिंसिपल नोड पे हम V नोड मानेंगे। कोई भी वोल्टेज मानना रहेगा नोडल एनालिसिस में तो प्रिंसिपल नोड पे ही मानते हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल नोड आप देख रहे होगा, ये पॉइंट प्रिंसिपल नोड है क्योंकि यहाँ पे करंट का डिवीजन हो रहा है और दो से अधिक ब्रांचेस का मिलन भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक, तो ये नीचे वाले को ग्राउंड मान लेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो हम लगाएंगे यहाँ पे KCL। तो I1 जो करंट जा रही है, I1 मान लीजिए इधर से जा रही है करंट और इधर I2 I3 इधर जा रही है, तो I1 बराबर I2 प्लस I3। तो KCL लगा। अब देखिए, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज करंट का फ्लो होता है, तो V माइनस V नॉट अपान R2 ये बराबर, ऐसे I2 बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट माइनस V1। तो V नॉट इसका ले रहा है I2, मतलब ये V नॉट माइनस नीचे क्या है ग्राउंड है, मतलब 0 माइनस 0 अपान R1 ये रेजिस्टेंस। ठीक, प्लस अब ये V नॉट माइनस V1 बाई R3। तो आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो आप सभी का कोई भी आंसर हो, जैसे कि यहाँ पे तो सब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई थी, इसे वोल्टेज दिया था, रेजिस्टेंस दिया था। अगर आप इनके जगह पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर वोल्टेज जगह पे हम 4 मान लें, 2 3 6 4, तो आप इस क्वेश्चन को सेम उसी प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका जो वोल्टेज की वैल्यू आएगा वो निकल के आएगा 84/34 और सभी ब्रांचेस में करंट I1 की I2 I3 सब निकल के आ जाएंगे बड़े आराम से। तो इतना तो आपको आता होगा, इतना तो हमको भी पता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोडल एनालिसिस वगैरह तो आता होगा। बस हमारा क्या है, क्विक रिवीजन करा रहे हैं तो नोडल एनालिसिस को भी हम कवर कर ले रहे हैं। ठीक, तो चलिए, नोडल एनालिसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और आगे देख लेते हैं। मतलब आगे आपका थ्योरम्स सारे क्लियर करने हुए हैं। तो थ्योरम्स को क्लियर करने से पहले आप सबका स्टार डेल्टा कनेक्शन मतलब कन्वर्जन भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर कहीं पे भी डेल्टा से स्टार में हमें कन्वर्जन करना है, ठीक, तो होता क्या है आप ये समझिए। 1 मिनट, हाँ, तो आप यहाँ पे देखिए, वहाँ पे थोड़ा कम सही था, अब ये एकदम क्लियर होगा। तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन जो आपको दिख रहा होगा, ये कनेक्शन, ये है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, ऐसे भी दिखा सकते हैं। स्टार कनेक्शन को आप टी के शेप में भी दिखा सकते हैं। ठीक, तो इसी वजह से स्टार कनेक्शन आल्सो नोन एज वाई कनेक्शन या फिर टी कनेक्शन। स्टार कनेक्शन को आप वाई कनेक्शन के भी नाम से जान सकते हैं और टी कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, रही बात डेल्टा कनेक्शन की, डेल्टा कनेक्शन ऐसे बनता है डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, इसका प्रत्येक ब्रांचेस का एक सिरे दूसरे ब्रांच के सिरे से कनेक्ट होता है और डेल्टा कनेक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। तो देखिए, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन सबसे पहले हम बताते हैं। तो डेल्टा है ऐसे, ठीक है, अब डेल्टा को कन्वर्ट करना है किस में, इसमें, स्टार में।
तो ये ज्ञात है RAB, RBC, RCA और आपको ये ज्ञात करना है RA, RB, RC। तो एक ट्रिक है या फिर आप कुछ भी समझ सकते हैं कि आपका डेल्टा हो गया और सभी नोड को आपस में मिला दीजिए, ठीक है। तो आपका ये देख रहे हैं अंदर वाला डायग्राम स्टार बन रहा है ना, तो RA, RB, RC का मान निकालना है। अब जबकि ऑलरेडी ये जो आउटर वाले रेजिस्टेंस है डेल्टा के ये ज्ञात है, तो इसका ट्रिक ये हो जाएगा RA आपको ज्ञात करना है। RA से आप देख रहे हैं क्या क्या टच है, RCA, RAB टच है, तो RCA इंटू RAB का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बाकी सभी का एडिशन करके इसमें डिवीजन कर दीजिए, तो RAB प्लस RBC प्लस RCA, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको RA निकालना आ गया होगा। इसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट पर RB और RC भी निकलेगा। तो RB देखिए क्या है, RB आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे क्या क्या टच है, RAB टच है, RBC टच है, तो RBC इंटू RAB अपान तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन का डिवीजन कर दीजिए, RAB प्लस R, ठीक है। इसी प्रकार RC निकाल लीजिए, इससे देखिए क्या क्या टच है, RCA टच है, RBC टच है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन और तीनों का फिर एडिशन करके इसमें डिवीजन कर दीजिए, तो RA, RB, RC निकल के आ गया। ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक डेल्टा टू स्टार। अगर हम इसमें कह दें कि तीनों डेल्टा में जो लगे रेजिस्टेंस है तीनों इक्वल हैं, तब आपका RA, RB, RC क्या होगा फ्रेंड्स, जब तीनों इक्वल है तो R इंटू R हो जाएगा और नीचे 3R हो जाएगा, तो कट के R/3 आ जाएगा, ठीक। और आगे है आप सबका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब अभी तो आपने देखा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, अब आप देख रहे हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो आप सबके सामने स्टार है और RA, RB, RC ज्ञात है और आपको डेल्टा में डेल्टा ये है आपका RCA, RBC, RAB ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इसका भी ट्रिक मस्त है एकदम। पहले आप स्टार वाला बना लीजिए और आउटर में इसको सभी को मिला दीजिए, ठीक। तो आपको RA, RB, RC तो ऑलरेडी ज्ञात है क्योंकि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कर रहे हैं, मैंने स्टार है और स्टार में जो RA, RB, RC है वो ज्ञात है, मतलब है पहले से। और डेल्टा वाला RCA, RBC और RAC आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको, RAB आपको दिख रहा है, तो आप RAB से क्या क्या टच है, RA और RB टच है, तो RA प्लस RB, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन RA इंटू RB, और क्या नहीं टच है उसका डिवीजन, RC का डिवीजन, ठीक। इसी प्रकार देखिए ये ट्रिक मस्त है नहीं फ्रेंड्स। इसी प्रकार ये देखिए RBC से क्या क्या टच है, RC, RB टच है, तो RC प्लस RB और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन RC इंटू RB बाई जो नहीं टच है, क्या नहीं टच है इसमें, RBC से RA नहीं टच है, तो RA का डिवीजन, ठीक। इसी प्रकार आगे देखिए RCA का देखिए, RCA से क्या क्या टच है, RA टच है, RC टच है, तो RA प्लस RC और दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस RA प्लस इंटू RC, क्या नहीं टच है इससे, RB नहीं टच है, तो RB का डिवीजन। तो ये रहा डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। बाकी पीछे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हो गया। अगर हम यहीं पे बात कर दें कि डेल्टा में लगे रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब मान लीजिए R है, तब आपका RAB, RBC, RCA क्या आएगा, तो आएगा फ्रेंड्स 3R। कैसे, आप इसी किसी एक में रख दीजिए, R रख दीजिए प्लस R इंटू R अपान R, तो R प्लस R से R कैंसिल, R आएगा, ओवरऑल मिला करके 3R आएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स आपका ये कन्वर्जन वाला मामला ख़त्म हुआ। मतलब मैंने बता दिया वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कैसे आप चेंज करते हैं, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कैसे चेंज करते हैं, और स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्जन करते हैं, और डेल्टा टू स्टार में कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक। इतने सारे चीज़ हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे थ्योरम्स के ऊपर। तो अभी थ्योरम्स में क्या क्या बचा है, जैसे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स, थेवेनिन्स थ्योरम्स, नॉर्टन्स थ्योरम और टेलेगेंस थ्योरम्स और सुपरपोजिशन थ्योरम्स और स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म, ये सब सारे टॉपिक बचे हुए हैं। चलिए इनको भी फटाफट हम क्लियर करते हैं इसी प्रकार। तो आप वीडियो को देखिए 2 से 3 बार देख लीजिए, क्योंकि लंबा जा रहा है वीडियो और हम फास्ट भी चल रहे हैं, हमको भी पता है, क्योंकि आपका एक वीडियो में सारे टॉपिक को कवर करना रहता है। तो अगर हम चाहें ना अभी एक वीडियो को आधा घंटा में बताएं और जैसे सब लेक्चर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप सबके एग्जाम को हम टारगेट बना रहे हैं कि आपका एक वीडियो आप 2 से 3 बार देख के अच्छे से जाइए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, ठीक। तो देखिए आप सबके सामने आ चुका है सुपरपोजिशन थ्योरम्स। तो सुपरपोजिशन थ्योरम पहले एक बार अपने भाषा में बता देता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, सुनिए। तो सुपरपोजिशन थ्योरम देखिए क्या होता है, कोई नेटवर्क है, वहाँ पे एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ब्रांचेस हैं, वहाँ पे बहुत सारे सोर्स लगे हुए हैं, जैसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स सभी लगे हुए हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, किसी एक ब्रांच में जाने वाली टोटल करंट निकालना है हमें। तो सुपरपोजिशन के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। क्या कैसे निकालते हैं, तो एक समय में किसी एक वोल्टेज सोर्स को हम
ऑन रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, बाकी सभी सोर्स को, जैसे कि वो अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। तो उस वक्त जाने वाली करंट मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जितने वोल्टेज सोर्स हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स नहीं, जितने भी सोर्स हैं उतने नंबर ऑफ स्टेप जाएंगे इसमें। अगर 2 सोर्स हैं तो 2 स्टेप जाएंगे, अगर 3 सोर्स है तो 3 स्टेप जाएंगे। मतलब एक एक स्टेप में किसी एक सोर्स को, फिर वो चाहे करंट सोर्स हो फिर चाहे वोल्टेज सोर्स हो, उसको एक्टिव रखेंगे, बाकी सभी को डीएक्टिव रखेंगे। डीएक्टिव का मतलब ये है कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट, अगर करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट। ऐसा क्यों करते हैं फ्रेंड्स, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो नगण्य के इक्वल होता है, इस वजह से उसको शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से उसको ओपन सर्किट रखा जाता है। ठीक, तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए किताबी भाषा, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वो लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है। इफ मेनी इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड एनी नेटवर्क, देन करंट एंड वोल्टेज एनी ब्रांच ड्यू टू द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स ड्यू टू द वन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक, जो चीज़ हम बोले हैं वही चीज़ इंग्लिश में लिखे हैं, कुछ अंतर नहीं है। एग्जाम्पल्स आप सबके सामने हैं। सुपरपोजिशन का यूज करके इसमें हमें 2 ओम के रेजिस्टेंस वाले ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना है, हम बोले थे कि जितने सोर्स हैं उतने नंबर ऑफ स्टेप जाएंगे। जहाँ पे 2 सोर्स दिख रहा है, एक 2 एम्पियर एक 4 एम्पियर। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, नोट ए वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स जो होता है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होता है क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नगण्य होता है, 0 के इक्वल होता है। और वो करंट सोर्स जो होता है आपके ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा क्योंकि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो एक समय में पहले करंट सोर्स को हम ऑन रखें। तो इसमें देखिए, इस ब्रांच से होकर जाने वाली करंट की जब वैल्यू हम निकालेंगे 1 एम्पियर आएगी। कैसे, 2 पैरेलल में है तो एक रेजिस्टेंस और एक आया, और ओवरऑल सॉरी फ्रेंड्स, ये 2 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और करंट डिवीजन, अगर वोल्टेज डिवीजन का अगर रूल आप पढ़े होंगे तो अगर हमें इसमें करंट निकालनी है 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में, तो कैसे निकालेंगे, जिसमें करंट नहीं निकालनी है वो रेजिस्टेंस ऊपर, और जिसमें करंट निकालनी है वो रेजिस्टेंस प्लस जिसमें नहीं निकालनी है वो रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो आप जब निकालेंगे करंट डिवीजन रूल के हिसाब से, तो इस 2 ओम के रेजिस्टेंस आने वाली करंट 1 एम्पियर होगी। तो एक समय में हो गया 1 एम्पियर। और फिर स्टेज सेकंड में क्या करेंगे, मैंने बोला था कि अगर करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो यहाँ पे हमने करंट सोर्स को कंसिडर किया था तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया था। लेकिन स्टेज 2 में हम लोग वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे तो करंट सोर्स क्या होगा, रिप्लेस्ड होगा ओपन सर्किट से। तो यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यू देखेंगे तो 1 एम्पियर यहाँ पे भी निकल के आएगी। मतलब 1 एम्पियर इससे भी, देखिए इधर ही जा, डायरेक्शन का भी यहाँ पे बहुत मामला मतलब होता है कि डायरेक्शन इधर ये जा रही, ये भी इधर जा रही, तो एडिटिव होगा। लेकिन अब मान ले अगर ये आईफोन, मतलब ये सेकंड वाले स्टेज में ये ऊपर जाता तो ये घटता। ठीक, तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा। ओवरऑल 2 ओम के ब्रांच में जो जाने वाली करंट की वैल्यू है वो 2 एम्पियर आएगी। ठीक है, ये देखिए, देन आई प्लस आई बराबर 2 एम्पियर। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन को आप देखिए, एक क्वेश्चन का अगर आप फंडा समझ गए ना तो सब क्वेश्चन लगा लेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, लेकिन लगा तो लेंगे और नंबर आपको सेमेस्टर एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक, तो ये रहा आप सबका सुपरपोजिशन थ्योरम। और अब आगे बढ़ते हैं। नोडल एनालिसिस तो फ्रेंड्स हम करा ही चुके हैं पहले ही, और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हम करा चुके हैं। और बढ़ते हैं थेवेनिन्स, नॉर्टन, मिलमैन्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स की तरफ। बाकी ये पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर का कॉन्सेप्ट है। पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, अगर उसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल से करंट जा रही है तो पावर को डिलीवर्ड करेगी, और डिलीवर्ड पावर की जो वैल्यू आएगी वो VI आएगी। लेकिन अगर एक कोई वोल्टेज सोर्स करंट को ले रही है पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, तो वो पावर को एब्जॉर्व करेगी, और कितना एब्जॉर्व करेगी, VI एब्जॉर्व करेगी। यही कॉन्सेप्ट आपके रेजिस्टेंस में भी ऐड होता है। तो ये पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर ना हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसको अलग से वीडियो बना देंगे। और बाकी अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो इंपॉर्टेंट जो है सबके सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो कमेंट कर दीजिएगा। तो एक लेक्चर और ले लेंगे, उसमें जो भी टॉपिक छूट रहा होगा वो भी कवर हो जाएगा। ठीक, तो अभी क्या है हमारा टारगेट, आप सबके थ्योरम्स को सभी क्लियर करना। तो एक मिनट, ये सुपरपोजिशन है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पोर्ट नेटवर्क है। तो शायद 2 पोर्ट नेटवर्क आपके सिलेबस में है कि नहीं, ये थोड़ा कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर होगा 2 पोर्ट नेटवर्क तो हम पढ़ा देंगे 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क क्या है, मतलब सारे 2 पोर्ट नेटवर्क जितने भी पैरामीटर्स वगैरह होते हैं सब पढ़ा देंगे अच्छे से।
तो कमेंट में बताइएगा पहले है कि नहीं, क्योंकि पता चले है अभी ना और हम पढ़ा दें क्या मतलब है, ठीक। तो ये 2 पोर्ट नेटवर्क बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वाई पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर्स, जी पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स। तो सभी पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, कैसे न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व होते हैं, सारे बता देंगे। पर पहले ये क्लियर कर दीजिए कमेंट करके कि आपके सिलेबस में है कि नहीं है, ठीक। अगर होगा तो आने वाले लेक्चर में इसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्लियर कर लेते हैं ना थेवेनिन थ्योरम्स और नॉर्टन थ्योरम्स। तो पहले दोनों का डेफिनेशन एक साथ क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद दोनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम बुक के थ्रू बता देंगे। तो पहले थेवेनिन थ्योरम्स और नॉर्टन थ्योरम्स अपने भाषा में बता देते हैं, अपने लैंग्वेज में। तो थेवेनिन थ्योरम्स क्या होता है, कोई नेटवर्क है और वहाँ पे ढेर सारे वोल्टेज सोर्स और ढेर सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी एक ब्रांच में करंट या फिर वोल्टेज की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम लोग इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं और इक्विवेलेंट थेवेनिन नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन पहले हम थेवेनिन थ्योरम क्लियर करते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम्स में किसी एक ब्रांच में हम लोग जाने वाली करंट की वैल्यू हमें निकालना होता है, तो हम उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं, ब्रांच से आउट कर देते हैं। और फिर हम लोग सेकेंड स्टेप देखते हैं उस वहाँ से कि आपका ओवरऑल इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट ये है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके RTH की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। और उस सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है कि जिस रेजिस्टेंस हम लोग करंट निकाल रहे हैं उस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज VTH निकालते हैं। और VTH निकालने के बाद क्या करते हैं, ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाते हैं तो VTH पहले लगाते हैं, उसके सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH लगाते हैं। और थेवेनिन रेजिस्टेंस लगाने के बाद उसके सीरीज में लोड रेजिस्टेंस RL लगाते हैं और लोड में से जाने वाली करंट की वैल्यू आ जाती है VTH/RL + RTH। ये कॉन्सेप्ट है थेवेनिन रेजिस्टेंस का। और देखिए फ्रेंड्स, थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन थ्योरम्स थेवेनिन थ्योरम्स और नॉर्टन थ्योरम्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्टन थ्योरम्स का। तो नॉर्टन थ्योरम्स में क्या है, जो यहाँ पे हम VTH निकाल रहे थे वहाँ पे हम IN निकालेंगे, वहाँ पे करंट सोर्स निकालते हैं और यहाँ पे थेवेनिन वाले में वोल्टेज सोर्स निकालते हैं। और वहाँ पे भी देखिए RN मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने का सेम फंडा यही है जो फंडा RTH निकालने का है, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का है। तो नॉर्टन थ्योरम्स भी बता देते हैं। नॉर्टन थ्योरम्स ऐसा थ्योरम्स है मतलब कोई नेटवर्क है वहाँ पे एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स लगे हुए हैं और वहाँ पे रेजिस्टेंस ढेर सारे लगे हुए हैं। तो नॉर्टन थ्योरम के माध्यम से किसी एक ब्रांच में जाने वाली करंट की वैल्यू हम इस प्रकार निकालते हैं कि पहले उस ब्रांच को हम एलिमिनेट कर देते हैं उस नेटवर्क से। उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस RN निकालते हैं। RN निकालने का कॉन्सेप्ट सेम यही है RTH वाला, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। उसके बाद उस रेजिस्टेंस जो जिसमें हमें करंट निकालनी है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो उसमें शॉर्ट सर्किट IN जो भी करंट जाती है उसको हम IN दिखाते हैं और IN को लगाते हैं। अगर मतलब IN निकालने के बाद ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क निकालेंगे तो IN पहले लगाते हैं, उसके पैरेलल में RN, फिर उसके पैरेलल में RTH निकालते हैं। और फिर RTH में जाने वाली करंट की वैल्यू आ जाती है आपका RN + RTH × IN। ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा सबके नॉर्टन थ्योरम्स और थेवेनिन थ्योरम्स का। तो चलिए, अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुने होंगे और पहले आप ऑलरेडी थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम्स पढ़े होंगे तो हमारी बातें आप पकड़ पाए होंगे। अगर नहीं पकड़ पाए तो बाकी ये शब्द तो लिखे ही हैं कॉपी में, इसको उतार लीजिए, इसको समझ लीजिए। चलिए इसको एक बार रीड कर देते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा कॉल आ गया, डिस्टर्बेंस हो गया। तो चलिए आगे, थेवेनिन थ्योरम्स। एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाई एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस series resistance connected in series. That equivalent voltage is called Thevenin voltage VTH and equivalent resistance is called Thevenin equivalent resistance RTH। ठीक है, तो जो हम बोले थे सेम वही चीज़ है, क्या बार बार इंग्लिश को हिंदी में रिपीट करना। तो आगे देख लीजिए आप, ये भी क्वेश्चन हम बता देंगे बुक के माध्यम से, बस थोड़ी सी पेशेंस रखिए। नॉर्टन थ्योरम भी देख लीजिए, नॉर्टन थेवेनिन को दोनों को एक साथ में कवर कर लेंगे। तो नॉर्टन थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ नॉर्टन थ्योरम्स। Any two-terminal linear network can be replaced by an equivalent current source and equivalent resistance which connect in parallel. That resistance is called Thevenin's equivalent resistance, and that the value of current source are obtained by the short circuiting the open circuit terminals। ठीक, जो चीज़ हम बोले हैं यार वही चीज़ हम लिखे हैं, दोबारा हम हिंदी नहीं फिर बताएंगे। ठीक, तो जो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जो भी जस्ट हम बोले हैं उसको फिर से सुन लीजिए।
क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बुक से हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन। तो ये है आपका एक क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इन ओम एंड द लोड करंट इन एम्पियर रिस्पेक्टिवली अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आपको क्या करना है, इस वाले ब्रांच में थेवेनिन मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बताना है और इसमें प्रवाहित होने वाली करंट की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या बोला था, पहले आप सबको RTH निकालना होगा। तो RTH निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं पहले, ठीक। इसको हटाने के बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे और अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 30 और 20 आप सबका क्या है, ये है आप सबके पैरेलल में। तो ओवरऑल जब रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो आपका 12 ओम आ जाएगा। और ये 12 ओम देखिए, अब थेवेनिन वोल्टेज कितना आएगा, थेवेनिन वोल्टेज यहाँ पे VTH होगा प्लस माइनस, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा यही आपका थेवेनिन वोल्टेज कहा जाएगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, अगर हम करंट देखें तो 100/50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जाएगी, ठीक है। तो यही 2 एम्पियर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 30 ओम में, तो आपका आ जाएगा कितना, 60 वोल्ट। मतलब VTH की वैल्यू जो आ जाएगी फ्रेंड्स आपका 60 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 60 वोल्ट। और फिर आप निकालेंगे IL की वैल्यू, तो VTH बाई, मैंने क्या बोला था कि थेवेनिन वोल्टेज को लगाएंगे, उसके सीरीज में RTH लगाएंगे, फिर उसके सीरीज में RL लगाएंगे। तो IL हो जाएगा VTH/RTH प्लस RL। तो VTH हो जाएगा 60 और RTH निकल के आया था कितना, 22, और RL पहले से कितना था, 5 था, यहाँ पे देख सकते हैं 5 है। तो इसी को ऐड करके आप डिवीजन कर देंगे तो आपका IL की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.2 एम्पियर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हमारी बातों का आप ध्यान से सुने होंगे, इसको शॉर्ट कर लीजिए फटाक से, फिर कॉपी में नोट कर लीजिए इसके लगाने का प्रोसेस, और ठीक। तो चलिए हमें क्वेश्चन दिखा देते हैं आप सबको नॉर्टन थ्योरम का भी। तो देखिए ये एग्जाम्पल्स हम अपने खुद से बनाए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आप सबका, एक 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट का बैटरी जुड़ी हुई है और ये आपका पूरा सर्किट है, ठीक है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे इस वाले ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है बाई नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है कि इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना होता है RN। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे कुछ इस प्रकार, और RN की जब वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2 ओम क्या है, पैरेलल में है, तो 2 ओम पैरेलल और ये सीरीज में है, तो उसको ऐड कर देंगे, कुल मिला करके आपका 3 ओम आ जाएगा RN की वैल्यू। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, RN तो आपका आ गया, अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जिस लोड के क्रॉस में करंट की वैल्यू निकालनी है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे कुछ इस प्रकार। यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और शॉर्ट सर्किट में से जो करंट जा रही है वही वैल्यू आपका नॉर्टन मतलब करंट की वैल्यू कही जाएगी IN। तो क्या करेंगे, 2 ओम क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल कर देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 और 2 क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे करंट कितनी आएगी, 2/3 आएगी ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 2/3। और यहाँ पे करंट का डिवीजन हो रहा है, तो 2 ओम मतलब बराबर करंट का डिवीजन होगा। तो बाकी तो करंट डिवीजन के रूल्स आप लगा लीजिए, 2/3 इंटू जिसमें करंट जा रही, जिसमें करंट नहीं जा रही है तो हम निकाल किस में रहे, इसमें निकाल लें। जिसमें करंट नहीं जा रही क्या है, 2 ऊपर, और जिसमें जा रही है वो, और फिर जिसमें नहीं जा रही वो। जब आप कुल कैलकुलेट करके निकालेंगे करंट की वैल्यू तो कट पिट क्या आएगा, 1/3 एम्पियर आएगा, ठीक। और फिर क्या आ गया, IN की वैल्यू आ गई, RN की वैल्यू आपको मिल गया। और आपको क्या करना है, लोड में जाने वाली करंट की वैल्यू निकालना है। तो हम बोले क्या था, नॉर्टन क्या होता है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स आप लगाइए, उसके पैरेलल में RN की वैल्यू RN लगाइए, जितना आ रहा है 3 ओम RN आ रहा था, और लोड कितना था, 2 ओम हम निकाले थे, 2 ओम लगा दीजिए। अब IL की वैल्यू आप निकालिए करंट डिवीजन रूल से। यहाँ पे 1/3 एम्पियर करंट आ रही है, और किस में आपको निकालना है, इसमें निकालना है। तो ना जाने वाली करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर, और जाने वाला और ना जाने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस नीचे, और इनटू जो टोटल करंट है 1/3। जब सॉल्व करेंगे तो आपका करंट निकल के आएगा 1/5, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको नॉर्टन्स थ्योरम्स और थेवेनिन्स थ्योरम समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं क्या चीज़ें छूट रही है, ठीक। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम्स हमने कवर कर लिया, नोडल एनालिसिस हमने कवर कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा सबका कवर कर लिया, थेवेनिन्स थ्योरम कवर कर लिया, नॉर्टन्स थ्योरम कवर कर लिया। अब ये मिलमैन्स थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म, टेलीग्रांस थ्योरम्स और रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स छूट रहे हैं, तो इसको भी चलिए फटाक से कवर कर लेते हैं। तो देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स पहले बता देते हैं अपने भाषा में। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स कुछ नहीं है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से बस ये बताता है कि अगर कोई सोर्स है और कोई लोड है, मान लीजिए 2
ओम का कोई लोड है और 2 वोल्ट का कोई सोर्स है, तो इस कंडीशन में लोड की तरफ, सोर्स टू लोड की तरफ जाने वाली करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। अगर आप यही आपका 1 एम्पियर रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, समझिए कि कहीं किसी जगह पे सोर्स है 2 वोल्ट और कहीं पर लोड है 2 ओम का, तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो 2 एम्पियर का करंट होगा। तो अब देखिए क्या होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बताता है, अगर हम सोर्स और लोड की जगह स्पेस आपस में चेंज कर दें, मतलब लोड की जगह सोर्स कर दें और सोर्स की जगह लोड कर दें, तो भी इसी कंडीशन में जो आपका रिस्पॉन्स था उसकी वैल्यू सेम रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब 2 एम्पियर पहले भी फ्लो कर रहा था तो अब भी सर्किट में 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा, बस अंतर ये हो जाएगा कि अब लोड से, मतलब जो भाई जहाँ पे लोड था वहाँ पे आपने सोर्स कर दिया और जहाँ पे सोर्स था वहाँ पे आपने लोड कर दिया, तो अब उधर से इधर फ्लो करेगी। ठीक, बाकी तो आपका रिस्पॉन्स सेम रहेगा। तो ये बात रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स क्लियर करता है। आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के बारे में जान लीजिए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स इज वैलिड इन लीनियर नेटवर्क। रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो होता है वो लीनियर नेटवर्क में वैलिड होता है। इट इज़ वेरी क्लियर दैट रेसिप्रोसिटी फॉलो होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशंस। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो होता है होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन के नियम को फॉलो करता है। इट इज यूज फॉर ओनली सिंगल सोर्स। तो इसका यूज ओनली वन सिंगल सोर्स के लिए किया जाता है। फॉर द वैलिडिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी द नेटवर्क मस्ट बी बायलैटरल। मतलब रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वैलिड करने के लिए आपके नेटवर्क को बायलैटरल होना मस्ट है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम डिड नॉट वैलिड इन द नेटवर्क वेयर डिपेंडेंट सोर्स इज एक्टिंग। तो जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स, जिस नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग मतलब कार्य करते हैं, वहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स वैलिड नहीं होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए। इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स, द वोल्टेज सोर्स विल कनेक्ट इन सीरीज एट other location, but in case of current source when position is changed then it is connected in parallel at other location। ठीक फ्रेंड्स, तो ये रहा रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स का फंडा। अब हम बात कर लेते हैं आगे मिलमैन्स थ्योरम्स के बारे में। तो देखिए मिलमैन्स थ्योरम कुछ नहीं है, इसमें ना हम लोग एक ऐसा समझिए किसी नेटवर्क सर्किट को जो कम्प्लिकेट नेटवर्क सर्किट है उसको सरल तरीके से हल करने के लिए हम लोग मिलमैन्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। मिलमैन्स थ्योरम हमको ये बताता है कि कई सारे कोई नेटवर्क्स हैं और वहाँ पे कई सारे ब्रांच पैरेलल में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मिलमैन्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। और मिलमैन्स थ्योरम का यूज़ करने का फंडा क्या है, अगर इसका हम सीधा सीधा फार्मूला बताएं डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह मेंशन है लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला अगर बताएं मिलमैन्स थ्योरम का, तो VOC बराबर आता है I इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट बराबर होता है V1 G1 प्लस माइनस V2 G2 प्लस माइनस V3 G3 डाटा VN GN बाई G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस GN। अब यहाँ पे V1 तो आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ यार, चलो पैरेलल में जो वोल्टेज जैसे आप यहाँ पे देखिए जो चीज़ हम बोले हैं ना, ये मतलब मिलमैन्स थ्योरम वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे नेटवर्क कुछ इस प्रकार को, मतलब वोल्टेज सोर्स लगा हो, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हो और ढेर सारे ऐसे ही कनेक्शन हो, मतलब इसी कनेक्शन के लिए ही मिलमैन्स थ्योरम अप्लाई होगा, बाकी नहीं अप्लाई होगा किसी के लिए। तो हम लोग करते क्या है, ये G1 वाला क्या कॉन्सेप्ट है, आपको V1 V2 V3 तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ चलो VOC, मतलब ये VOC अगर हमें निकालना होता है मिलमैन्स थ्योरम के सहारे, मतलब आउटपुट ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है V1 G1 प्लस, यहाँ पर देखिए V1 G1 प्लस V2 G2 प्लस V3 G3 प्लस डॉट VN GN अपान G1 G2 G3 GN। तो आपको V1 V2 V3 तो समझ में आ रहा होगा कि आपको कहाँ से लेना है, लेकिन आपको G1 G2 G3 कहाँ से लेना है। G1 G2 G3 कॉन्सेप्ट ये है, जब G1 बराबर आप करेंगे तो 1/R1 करेंगे, G2 बराबर करेंगे तो 1/R2 करेंगे और G3 बराबर करेंगे तो 1/R3 आप करेंगे। ठीक, तो देखिए मिलमैन्स थ्योरम्स ये सर्किट है और मिलमैन्स थ्योरम हम निकाल रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट बराबर आ जाता है आप सभी का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर R इक्विवेलेंट बराबर देखें तो आपका ये आता है 1/G1 प्लस G2 प्लस G3 डाटा GN। और V इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो मिलमैन्स थ्योरम के सहारे आपका ये निकल के आता है V1 G1 प्लस V2 G2 प्लस V3 G3 प्लस VN GN बाई G1 G2 G3 G4 प्लस GN। तो statement of Millman's theorem, if there n number of voltage source connected in parallel and at least a load RL is connected, then after
रिमूविंग द लोड RL the remaining network can be replaced by an equivalent voltage and equivalent resistance given as। तो क्या होता है कि पैरेलल में अगर ढेर सारे वोल्टेज सोर्स और उससे लगे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो वहाँ पे हम लोग मिलमेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं। मिलमेंस थ्योरम का यूज़ करके उस कॉम्प्लिकेट जो पैरेलल में वोल्टेज और रेजिस्टेंस सीरीज में लग करके पैरेलल में जो कनेक्ट है उसको हम लोग मिलमेंस थ्योरम के सहारे एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं। और जो करंट की वैल्यू आती है इसमें निकल के V इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट प्लस RL। ठीक, ये है मिलमेंस थ्योरम। मिलमेंस थ्योरम का यूज़ करके आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है द कॉमन वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल ब्रांच विथ डिफरेंट वोल्टेज सोर्स कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द रिलेशन। तो V इक्विवेलेंट बराबर V1 R1 मतलब V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये मिलमेंस थ्योरम्स है। ठीक, आपको टिक करना है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको शॉर्ट ले लीजिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मन हो। क्वेश्चन ज़्यादा बताने लगेंगे तो टाइम बहुत लंबा चला जाएगा और चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे 1 घंटे में। अभी मेरे पास बस 10 मिनट बचे हुए हैं तो मेरा टारगेट रहता है मैक्सिमम क्लास 1 ही घंटे का चलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगने लगेगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर 1 घंटे का रहेगा तो आप 2 बार 3 बार एक ही वीडियो को देख पाएंगे और चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, तो इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है थ्योरम्स, ये तो रहा आपका रेसिप्रोसिटी हमने कवर कर लिया और मिलमेंस कवर कर लिया। तो टेलीगेंस बच रहा है और मैक्सिमम पावर थ्योरम से बच रहा है, मतलब वो ट्रांसफ़र वाला। तो उसको भी चलिए फटाक से कवर कर लेते हैं। बाकी आगे डुअल मिलमेंस थ्योरम्स हैं, तो पता नहीं ये आपके सिलेबस में है कि नहीं। अगर होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी चीज़ें छूट रही होगी उनको हम लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम्स। तो देखिए एनी रेजिस्टिव लोड विथ receive maximum power when the value of load resistance will become equal to the internal resistance of the source। तो देखिए कोई भी नेटवर्क है तो ये देखिए पहले तो आप से समझिए स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म किस कंडीशन में होता है, वह कंडीशन क्या होता है। ठीक, तो कोई भी नेटवर्क है तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा जब उसका लोड रेजिस्टेंस उसके नेटवर्क के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। देखिए वही चीज़ लिखे, एनी रेजिस्टिव लोड विल रिसीव मैक्सिमम पावर व्हेन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। RL बराबर RTH। RL यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, RTH आपका इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं किसी नेटवर्क का। ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इज गिवन बाई, तो PL मैक्स ये तो रहा कंडीशन, ये है फ्रेंड्स कंडीशन। अब ये जो आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके लाएंगे ना, ये इधर डेरिवेशन वगैरह किए हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन है तो डेरिवेशन नहीं बताएंगे फिलहाल, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा, समय भी बहुत चला जाएगा। तो मैक्सिमम पावर का कंडीशन ये है और मैक्सिमम पावर की वैल्यू VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज का स्क्वायर अपान 4 RTH या फिर 4 RL भी आप बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे RL भी लिखा रहता है। ठीक है, ये रहा कॉन्सेप्ट आप सबका स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। बाकी अगर मैक्सिमम ट्रांसफर पावर थ्योरम्स का एकदम डिटेल्स में जानना है तो फ्रेंड्स आपके सामने पूरा ये डेरिवेशन है। ठीक, देखिए ये डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक, ये पूरा स्टार्ट हो रहा है। ये वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है, तो कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट अगर आपको पूरा एकदम डिटेल्स में जानना है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे घसका रहे हैं, इसको कर लीजिए, वीडियो को रोकिए बीच बीच में और इसको शॉर्ट कर लीजिए, नहीं तो अपने कॉपी में फटाक से नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं बता सकते, बता तो हम सकते हैं, लेकिन अब टाइम यार बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, 53 मिनट हो चुका है लगभग और अभी 2 टॉपिक को और कवर करना है। बाकी अगर अलग से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर अलग से एकदम बढ़िया वीडियो बना देंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कर लीजिए स्क्रीनशॉट इसका जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए ये रहा लास्ट। तो ओवरऑल जो PL मैक्स की जो वैल्यू निकल के आती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, वो VOC स्क्वायर अपान 4 RTH, जहाँ पे VOC ओपन सर्किट वोल्टेज है और RTH इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर आप इसको कहीं कहीं पे लोड रेजिस्टेंस भी लिखा रहता है। ठीक, चलिए ये हुआ आप सबका और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिलमेंस हो गया और स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म में हो गया। तो बच क्या रहा है, टेलीगेंस बच रहा है। तो टेलीगेंस पे चलिए कवर कर लेते हैं। टेलीगेंस सबसे अच्छी बात मतलब थ्योरम्स है, तो वो देखिए इतना टॉपिक हम आपका कवर कर दिया इतने कम समय में। तो फ्रेंड्स आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा गला भी देखिए सूख गया बोलते बोलते, तो इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
अभी देखिए इसके बाद हम मशीन का वीडियो ला रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट एक एक टॉपिक पे। तो मशीन का वीडियो कंटिन्यू चलेगा। मशीन का हम मतलब ये डिसाइड किए हैं मशीन को एकदम डिटेल्स में पढ़ाना है। तो डीसी मोटर का भी एकदम पढ़ाएंगे डिटेल्स में, उसके बाद ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये 4th सेमेस्टर का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का मतलब ढेर सारे वीडियो अभी तक बन चुके हैं। अभी आपका एग्जाम 30 तारीख से स्टार्ट होना है। तो आज आप सबका मे भी शायद 15 तारीख है, नहीं 14 तारीख है। तो अभी 16-17 दिन है मेरे पास। तो अभी 16-17 दिन में तो हम ढेर सारी वीडियो लाएंगे 4th सेमेस्टर का, प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को सभी वीडियो सही समय से पहुंचती रहे आप तक, ठीक। तो लास्ट टॉपिक है आज का टेलीगेंस थ्योरम। तो देखिए टेलीगेंस थ्योरम क्या होता है। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। तो देखिए टेलीगेंस थ्योरम जो होता है फ्रेंड्स, वह लीनियर नेटवर्क में, नॉन लीनियर नेटवर्क में, यूनिलैटरल में, बाइलैटरल में, टाइम वेरिएंट नेटवर्क में, टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क में, सभी में अप्लाई होता है, ठीक। एज पर टेलीगेंस थ्योरम फॉर एनी क्लोज पाथ और फॉर एनी क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इज इक्वल टू 0। तो टेलीगेंस थ्योरम क्या बताता है कि कोई क्लोज पाथ है, ठीक। तो उस क्लोज पाथ में बढ़ने वाली पावर, जनरेटिंग पावर या फिर डिसिपेटेड पावर, सभी का अलजेब्रिक सम जो होता है इक्वल होता है 0 के, ठीक। फिर से एज पर टेलीगेंस थ्योरम फॉर एनी क्लोज पाथ और फॉर एनी क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर इज इक्वल टू 0, ठीक फ्रेंड्स। बाकी टेलीगेंस थ्योरम लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सभी के लिए अप्लाई होता है। टेलीगेंस थ्योरम का फार्मूला आप सबके सामने है। पावर ऑफ ईच ब्रांच इज इक्वल टू 0 इन एनी क्लोज पाथ, द टोटल नंबर ऑफ ब्रांच इज इक्वल टू n। तो ये फार्मूला है। वी के आई के बराबर 0, के बराबर 1 से लेकर के के बराबर n तक, ठीक। ये फार्मूला नोट कर लीजिए और ये पूरा डिफिनेशन नोट कर लीजिए। अगर आप एग्जाम में इतना लिख देंगे ना फ्रेंड्स, तो एकदम एग्जाम में मस्त हो जाएगा, आपको नंबर 10 में से 10 देगा, ठीक। बाकी आप सबके सामने एग्जाम्पल्स हैं यार, इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। अब क्या बताएं, मतलब थक भी गए यार थोड़ा हम ज़्यादा। तो ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, और सभी का पावर आप निकालेंगे। डिसिपेशन का क्या करना है, जो रेजिस्टेंस में देखिए पावर डिसिपेट होता है तो उसे माइनस कर दीजिएगा, और ये वोल्टेज सोर्स पावर को जनरेट करेगा तो यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। जब ओवरऑल आप सभी को ऐड करके निकालेंगे ना, देखिए ये प्रूफ हम किए हैं, तो आपका एक 0 निकल के आएगा। मतलब दैट मीन्स टेलीगेंस थ्योरम रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मतलब टेलीगेंस थ्योरम जो होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टेलीगेंस थ्योरम, तो टेलीगेंस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इट रिप्रेजेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टेलीगेंस थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इट सेटिस्फाइड केवीएल एंड केसीएल। तो टेलीगेंस थ्योरम जो होता है टेलीगेंस थ्योरम में केवीएल केसीएल सेटिस्फाइड करता है। और इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो टेलीगेंस थ्योरम जो होता है सभी के लिए अप्लाई होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा हमेशा। आगे आप सबका टेलीगेंस थ्योरम से क्वेश्चन है, तो वही प्रूफ करना होगा। प्रूफ देखिए यहाँ पे प्रूफ होकर के आ जाता है कि 0 आपका पावर आ जाएगा ओवरऑल पूरे सर्किट में। तो फ्रेंड्स आज का सारा चीज़ हो चुका। ये जो छूट रहे थे स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेलीगेंस थ्योरम, तो देखिए हमने क्या क्या कवर किया। देखिए हम लगभग 58 मिनट में सारे टॉपिक को कवर कर लिए। जितने भी यहाँ पे टॉपिक हम मेंशन किए थे, लगभग 20 से 25 टॉपिक होंगे कम से कम, सभी को मेंशन कर लिए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो वीडियो को बार बार देखिएगा, 3 से 4 बार देखिएगा, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की हमारे इसी एक वीडियो को आप 4 से 5 बार अगर देख के जाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ फ्रेंड्स 90% आपके बैक नहीं लगेंगे और आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छे मार्क्स आपके जरूर आएंगे, ठीक। तो हमने आज कवर किया है एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, नोड, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड, ब्रांच, लूप, मेश, बाइलेटरल नेटवर्क, या फिर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, और ये लूप, ब्रांच, मेश में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, उसको भी बताया मैंने। यूनिलैटरल एलिमेंट क्या होता है, लैम्प्ड नेटवर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है, ओम्स लॉ, केसीएल, केवीएल क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम्स और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, नोडल एनालिसिस और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, और उसके बाद वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम यहाँ पे लिखे नहीं थे लेकिन उसको बताया था मैंने कि वोल्टेज से करंट सोर्स और करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स और थेवेनिन्स थ्योरम्स और नॉर्टन थ्योरम्स और मिलमैन्स थ्योरम्स और स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम, मतलब कंडीशन और कितना निकल के आता है। उसके बाद टेलीगेंस थ्योरम्स, सभी भी टॉपिक को मैंने अपने इस एक वीडियो में कवर किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है। तो लास्ट में आप सबका थोड़ा सा प्यार चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जो आपके फ्रेंड्स हैं और बीटेक 4th सेमेस्टर में है अभी। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।